कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट या फिर एंटी एंजाइना ड्रग। तो एंटी एंजाइना तो नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। यहाँ पर एक क्या कहलाएगी, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। क्या होगी, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। यदि किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, फिब्रिलेशन या आर्टेरियल फ्लिटर की कंडीशन हो रही है तब कार्डियो ग्लाइकोसाइड्स दिए जाते हैं। इसमें डिगॉक्सिन हो सकती है, डिजिटालिस एजेंट हो सकते हैं। लेकिन कभी भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स और डिगॉक्सिन पल्स रेट बिलो 60 जा रही हो तो हमें नहीं देना है, क्योंकि ये पल्स रेट को और घटाने का काम करती है और इस दौरान यदि और दे दिया तो मरीज तो बेचारा सीधा भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो इस दौरान क्या करना है, हमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की कोई भी ड्रग हमें नहीं देनी है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉबेरी स्पॉट वेजाइना सीन इन। तो स्ट्रॉबेरी स्पॉट है जो वेजाइना में किस कंडीशन में देखने को मिलेंगे, कैंडिडा ट्राइकोमोनास, सीएमबी, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स। किस केस में स्ट्रॉबेरी स्पॉट देखने को मिलेंगे वेजाइना के ऊपर, तो ये देखने को मिलेंगे किसमें, ट्राइकोमोनास में। किसमें, ट्राइकोमोनास में। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस में स्ट्रॉबेरी काइंड ऑफ, ट्राइकोमोनास का जो एक इंडिकेटरी साइन होता है वो होता है स्ट्रॉबेरी सर्विक्स और स्ट्रॉबेरी वेजाइना। जो स्ट्रॉबेरी के ऊपर डॉट डॉट टाइप रहेंगे उस तरीके के पैचेस देखने को मिलेंगे सरफेस एरिया पर, सर्विक्स के और वेजाइना के। और यहाँ पर ये पैचेस वाइट पैचेस हैं जो इन्फ्लामेशन होने के साथ साथ ये पैचेस किस कलर में कन्वर्ट होते हैं, रेड से वाइट में। तो स्ट्रॉबेरी सर्विक्स यदि पूछें, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स या फिर स्ट्रॉबेरी वेजाइना, तो ये देखने को मिलती है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के इन्फेक्शन में। नेक्स्ट वन इज व्हेन वर्ल्ड वाइड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड। तो हम पूरे विश्व में हृदय दिवस कब मनाते हैं, 29 सितंबर को, 29 दिसंबर, 28 सितंबर या फिर 28 जनवरी। तो वर्ल्ड हार्ट डे क्या है, वर्ल्ड हार्ट डे है जो कब मनाते हैं हर साल, तो हर साल विश्व हृदय दिवस मनाते हैं 29 सितंबर को। कब, 29 सितंबर को। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्स्ट। क्या होगा, फर्स्ट। हम हर साल हार्ट डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड हार्ट डे, तो हम मनाते हैं 29 सितंबर को। जो विश्व का पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था डॉक्टर क्रिस बार्नार्ड ने किया था। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था 3 दिसंबर 1967 को केप टाउन में, क्रूड सेचर हॉस्पिटल केप टाउन में किया गया था। डॉक्टर क्रिस बार्नार्ड ने ट्रांसप्लांटेशन किया था। पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन आपको पूछ सकते हैं 3 दिसंबर 1967 को केप टाउन में किया गया था। इंडिया में पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था 1968 में किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। डॉक्टर पीके सेन ने इसको किया था 1968 में। नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज। डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग मतलब आप जो सांस लेते हैं तो क्या है, जो डेप्थ है क्या है, बढ़ी हुई है, लेकिन रेस्पिरेटरी रेट है जो कि नॉर्मल आती है 16 to 20 की रेंज में आ रही है, लेकिन ब्रीदिंग की जो डेप्थ है वो क्या है, बड़ी है। हाइपर एपनिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, ऑर्थोपनिया होगा, कुस्मास ब्रीदिंग होगा। तो यहाँ पर ब्रीदिंग की डेप्थ बड़ी है लेकिन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है, तो ये कहलाएगा आपका हाइपर एपनिया। क्या होगा, हाइपर एपनिया। ब्रेडिपनिया का मतलब है एबनॉर्मल लेकिन स्लो ब्रीदिंग। ऑर्थोपनिया में जब आप लेटे या फिर लेटे हुए फ्लैट पोजीशन में तब आपको सांस लेने में दिक्कत होती है वो। स्मॉल ब्रीदिंग जनरली मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में देखने को मिलेगी, जिसमें डीप एंड लेबर्ड ब्रीदिंग एसोसिएटेड विथ सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्रीटर्म बेबीज। यदि बच्चा प्रीटर्म बेबी है, दैट मीन्स 37 वीक के पहले ही डिलीवर हो गया है, तो ऐसे बच्चे बिफोर 37 वीक के पहले डिलीवर हो जाएं तो उसमें यदि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रीटर्म बेबी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की सिचुएशन हो,
यदि लेट प्रीटर्म हुए मतलब 35 वीक के बाद हुए तो चांस कम होते हैं, 35 वीक के बाद हुए तो चांस कम होते हैं। लेकिन बेबी यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है कि प्री टर्म है तो फुल टर्म तो कम माने जाते हैं, अब 37 वीक के बाद होते हैं। लेकिन 37 वीक के पहले यदि बच्चा हुआ है, प्री टर्म बेबी है, लेकिन उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप हो रहा है, कौन से साइन होंगे जो बताएंगे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है? नेजल फ्लेयरिंग, वैरल चेस्ट, ब्रेडिकार्डिया या फिर ग्रंटिंग एंड चेस्ट इन ड्राइंग, क्या यहाँ पर साइन होंगे जिससे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की सिचुएशन का पता चलेगा? वो होगा यहाँ पर क्या? नेजल फ्लेयरिंग। क्या होगी? नेजल फ्लेयरिंग, जो कि क्लासिकल साइन होगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को लेके न्यूबॉर्न बेबी में। आरडीएस इमेच्योर लंग्स के कारण होगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्यों होगा? इमेच्योर लंग्स के कारण। जो प्रेगनेंसी में यदि जो प्रीटर्म लेबर आ रहे हैं तो उनको यदि थोड़ा बहुत डिले करना है तो डेक्सामेथासोन दिया जाता है ताकि लंग्स को मैच्योर किया जा सके बेबी के। तो नेजल फ्लेयरिंग तब होगा जब जो नॉस्ट्रिल है, जब सांस लेंगे तो जो नॉस्ट्रिल है बड़े बड़े ओपन होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा फैल के, मतलब बेबी को प्रेशर लगाना पड़ रहा है सांस लेने में। और एक इंडिकेशन है कि बच्चे को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है। हर एक यदि इवन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है तो ब्रेडिकार्डिया सबको पता है। बैरल चेस्ट देखने को मिलता है जनरली एम्फाइसीमा के मरीज में। सीओपीडी में जो एम्फाइसीमा वाला पार्ट होगा उसमें बैरल चेस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय। कैल्शियम का बैलेंस बॉडी में कौन रेगुलेट करेगा? पैराथार्मोन, एल्डोस्टेरोन, कैल्सिटोनिन या फिर एएनसी। तो कैल्शियम का जो बैलेंस है बॉडी में रेगुलेट करता है पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे? रेगुलेट करने का काम करेंगे कैल्शियम को। किस तरीके से? जो कैल्सिटोनिन है थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है यहाँ पर कैल्शियम को ब्लड टू बोन में भेज रही है। जो ब्लड है जो फ्लो हो रहा है वहाँ से बोन में भेजती है, और जो यहाँ पर पैराथार्मोन पैराथायरॉइड ग्लैंड रिलीज करती है तो ये क्या कर रही है? बोन से ब्लड में ला रही है कैल्शियम को। तो दोनों हार्मोन एक तरीके से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कॉजेज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम द सेल्स इनटू प्लाज्मा। कौन से सॉल्यूशन है? यहाँ पर हमने अलग अलग कैटेगरी के सॉल्यूशन पढ़े हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, एल्कलाइन। तो यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन है जो सेल्स से प्लाज्मा में फ्लूइड को शिफ्ट कर रहा है, वाटर को शिफ्ट कर रहा है? वो कहलाएगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल्स से प्लाज्मा में, हाइपो में प्लाज्मा टू सेल्स अपोजिट होगा, आइसोटोनिक में सेम ऑस्मोलैरिटी होगी, ब्लड और प्लाज्मा की जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या है? सेम है इस फ्लूइड की। एल्कलाइन वाला जो यहाँ पर फ्लूइड होगा जिसका पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगा। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए हैं, तो यदि आपको पूछे सेल्स से प्लाज्मा में तो हाइपरटोनिक, प्लाज्मा टू सेल्स पूछे तो हाइपोटोनिक, यदि ऑस्मोलैरिटी सेम है तो आइसोटोनिक। क्लियर? नेक्स्ट वन इज व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन इज इन यूज व्हेन अ पेशेंट इज आस्क्ड टू वियर अ मास्क। जब आप यदि पेशेंट से कहते हैं कि अपना मास्क पहन लो तो आप किस टाइप का आइसोलेशन प्रिकॉशन यहाँ पे बरत रहे हैं? ब्लड सेफ्टी के लिए, ड्रॉपलेट के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन? तो कौन सा प्रिकॉशन है यहाँ पे आप बरत रहे हैं? पेशेंट से मास्क पहनने को कह रहे हैं तो वो होगा ड्रॉपलेट। क्या होगा? ड्रॉपलेट। क्योंकि मास्क पहनेगा तो यदि उस छींकता है, खांसता है, तो यदि उसको कोई मान लीजिए कंटेजियस डिसीज़ है तो जो उसके ड्रॉपलेट या फिर जो ड्रॉप्स एयर में नहीं उड़ेंगे और आप बीमारी से बच सकते हैं। तो यहाँ पर एक कौन सा होगा? ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज रिकमेंडेड फॉर एडल्ट्स एज अ सेफ साइट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है कि एडल्ट में पूछा है। जनरली इस तरीके का क्वेश्चन आपको इन्फेंट में पूछा जाता है। तो यहाँ पे कहा है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए जो एडल्ट पर्सन है उसमें कौन सी साइट है जो बेस्ट होगी? वेंट्रोग्लूटियल, वास्टस लैटरलिस, डॉर्सल ग्लूटियल या रेक्टस फीमोरिस। तो जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है मसल्स में दिए जाते हैं, यदि यही चीज़ एडल्ट की जगह इन्फेंट में पूछी जाती, बच्चे में पूछते, तो आप कहते वास्टस लैटरलिस साइट। क्लियर?
लेकिन यहाँ पे किस में पूछी, एडल्ट में IM इंजेक्शन के लिए, तो क्या होगी, वेंट्रोग्लूटियल साइट। कौन सी, वेंट्रोग्लूटियल साइट, जो कि बेस्ट साइट होगी जिसके कारण हम जो नर्व इंजरी है उससे भी प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, वेंट्रोग्लूटियल। नेक्स्ट वन इज A multiparous client tells the nurse that she is using medroxyprogesterone for contraception. The nurse should instruct the client to increase her intake of which of the following. तो यहाँ पर यदि मल्टीपेरस क्लाइंट है, मल्टीपेरस का मतलब है कई बार प्रेग्नेंट हुई है वो लेडी, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपेरस का मतलब क्या है, कई बार प्रेग्नेंट हुई है, और डेपो-प्रोवेरा जो कि शॉर्ट और अंतरा नाम से मार्केट में अवेलेबल है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, हर 3 महीने में लगाई जाती है। तो नर्स उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि आप अपनी डाइट में किसको बढ़ाइए खाने पीने में, विटामिन सी को, विटामिन ए को, जिंक को कि कैल्शियम को। तो यदि जब आप डेपो-प्रोवेरा ले रहे हैं, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन ले रहे हैं, DMPA ले रहे हैं, शॉर्ट ले रहे हैं हर 3 महीने में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो आपकी डाइट में कैल्शियम के कंजप्शन को बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, हार्मोन ले रहे हैं, मल्टीपेरस वुमेन है, तो यहाँ पर चांस रहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस होने के, क्योंकि मेडिकेशन के कारण, किसके कारण, मेडिकेशन के लेने के कारण, हार्मोनल चेंजेस के कारण क्या रहेंगे, यहाँ पर आपको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आप ऑस्टियोपोरोसिस आपको डेवलप हो सकता है, इसीलिए क्या कहा जाएगा कि आप अपनी डाइट में कैल्शियम का कंजप्शन ज़्यादा बढ़ाइए। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमनली परफॉर्म टेस्ट फॉर असेसिंग द एडिक्वेसी ऑफ स्पर्म इज। तो स्पर्म की एडिक्वेसी को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, सीमेन वॉल्यूम या फिर स्पर्म काउंट। तो कॉमनली जो टेस्ट किया जाएगा स्पर्म की एडिक्वेसी के लिए वो कौन सा टेस्ट होगा, स्पर्म मोटिलिटी टेस्ट। कौन सा, स्पर्म मोटिलिटी टेस्ट। अकॉर्डिंग टू WHO के 1 ml सीमेन कंटेन करेगा 15 मिलियन स्पर्म को। देखिए यहाँ पर एक काउंटिंग आ सकती है, 1 ml सीमेन में 15 मिलियन स्पर्म रहेंगे, उन 15 मिलियन में से एक जो स्पर्म है वही फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो यहाँ पर एडिक्वेसी ऑफ स्पर्म के लिए क्या होगा, स्पर्म मोटिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंजरी फ्रॉम ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा। ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा यदि होता है तो कौन सी जो इंजरी के लिए साइट होगी, आउटा, SBC, सुपीरियर वेना केवा, लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर जो राइट वेंट्रिकल है, जो यहाँ पर क्या होगा, मेनली ज़्यादा चांसेस होते हैं यदि कुछ ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा इंजरी होती है तो। क्यों, ये देखिए यहाँ पर राइट वेंट्रिकल इज मोर प्रोन टू ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द राइट वेंट्रिकल टू द स्टर्नम। राइट वेंट्रिकल से स्टर्नम की जो प्रॉक्सिमिटी है वो क्या होती है, सही होती है, पास होती है, इसीलिए सबसे कॉमन यदि ब्लंट चेस्ट इंजरी होती है, चेस्ट ट्रॉमा होता है, मतलब रिब फ्रैक्चर वगैरह होता है, तो राइट वेंट्रिकल सबसे पहले अफेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कीमो ड्रग्स विल अटैक विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू और सेल्स इन आवर बॉडी। जो कीमो ड्रग्स दी जाती हैं, कीमोथेरेपी में जो ड्रग्स दी जाती हैं वो आपके किस पार्ट और किस टिश्यू को अफेक्ट करेंगी, बोन मैरो को, नेल्स को, ब्लड को कि स्किन को, सॉरी ब्लड वेसल्स को। कीमोथेरेपी वाली ड्रग सबको पता है बोन मैरो को सप्रेस करने का काम करेंगी। क्यों, क्योंकि इन्हीं जो अटैक करती है इनका मेन टारगेट क्या होती है, बोन मैरो सेल्स। तो यहाँ पर इनका वही मेन टारगेट होता है बोन मैरो को सप्रेस करना। इसीलिए जिस पर्सन को कीमोथेरेपी दी जा रही है उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि बोन मैरो यहाँ पे अफेक्ट होगी आपकी, तो जो भी बोन मैरो सप्रेस होगी आपकी बॉडी में, तो जो भी आपको ऑटोइम्यून डिसीज़ होने के चांसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ में कीमो के कारण आपकी जो बॉडी की क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, वो भी डाउन हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नॉर्सेट में आया हुआ है, MC कॉलम पैच इज डायग्नोस्टिक ऑफ। तो MC कॉलम पैच किस में देखने को मिलेंगे, रोमेटिक अर्थराइटिस में, पैंक्रियाटिक इन्फेक्शन में,
टेरेटोलॉजी ऑफ पैलेट में कि ब्लंट ट्रॉमा में, तो ब्लंट ट्रॉमा, ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा में फ्लेयर चेस्ट देखने को मिलेगी। टेरेटोलॉजी ऑफ पैलेट में बूट शेप्ड हार्ट देखने को मिलेगा। पैंक्रियाटिक इंजरी होती है या फिर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस होता है तो क्विलिन साइन देखने को मिलेगा आपको। रूमेटिक अर्थराइटिस में एमसी कॉलम पैच देखने को मिलेंगे। जो एंडोकार्डियम, जो रूमेटिक फीवर वाले पर्सन होंगे उनके जो एंडोकार्डियम पार्ट है उस लेयर को अफेक्ट करेंगे। प्लग इरेगुलर थिकनेस होगी जनरली लेफ्ट एट्रियम के पास में। जो जॉन्स क्राइटेरिया यहाँ पे अपनाया जाता है रूमेटिक फीवर के लिए कैटेगराइज करने के लिए, इसमें माइनर और मेजर कॉज क्राइटेरिया होते हैं कि कंफर्म करेंगे कि कितने % रूमेटिक है। तो यहाँ पर वही है कि रूमेटिक अर्थराइटिस में एमसी कैलम पैच है जो देखने को मिलेंगे, जो कि किस पार्ट को अफेक्ट करेंगे, लेफ्ट एट्रियम को। नेक्स्ट वन इज द अर्ली साइन ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स। तो यदि लंग्स में कैंसर होता है तो अर्ली साइन क्या है, हेमोप्टाइसिस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, चेस्ट इंड्रॉइंग या फिर परसिस्टेंट कफ। तो हेमोप्टाइसिस तो जनरली देखने को मिलेगा, हेमेटोमेसिस जब क्या हो, टीबी हो, ट्यूबरक्लोसिस। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलता है लैरिंक्स कैंसर में, जब आपके वॉइस बॉक्स में कैंसर हो। लेकिन यहाँ पर कैंसर का लंग्स के लिए साइन पूछा है तो होगा परसिस्टेंट कफ, बार बार खांसी का आना। क्या है, बार बार खांसी का आना। नेक्स्ट वन इज कौन सी ट्यूब है, लिंटन ब्लैकमोर ट्यूब, सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब, एनजी ट्यूब या फिर नन ऑफ द अबव। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको मे बी SGPGI में आ सकते हैं, यदि इनके साथ हैं तो आप रेडी रहिए। तो यहाँ पर ये जो ट्यूब दी हुई है कौन सी ट्यूब है, ये ट्यूब है सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। कौन सी, सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसमें 2 इन्फ्लेशन है, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन है। यहाँ पर इस ट्यूब को इस तरीके से यूज़ किया जाता है। एक है ईसोफेगल बलून, दूसरा है गैस्ट्रिक एस्पिरेशन और तीसरा है गैस्ट्रिक बलून। तो यहाँ पर ये यूज़ कब किया जाएगा, जब यहाँ पर आपको या तो ईसोफेगस में या फिर स्टमक में बहुत ही स्लो ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए या फिर उसको स्टॉप करने के लिए सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब है जो यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पर द ब्लीडिंग इज टिपिकली कॉज्ड बाय गैस्ट्रिक और ईसोफेगल वेरिसेस। जनरली जब कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो तब ये ब्लीडिंग या तो होगी, तो यहाँ पर इसी ब्लीडिंग को रोकने के लिए सैंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब है जो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, MR वैक्सीनेशन कैंपेन इज फॉर विच एज ग्रुप। तो जो MR वैक्सीनेशन कैंपेन होता है किस एज ग्रुप के लिए, जो मीजल्स और रूबेला वैक्सीन दी जाएगी। ऑप्शन में है यहाँ पर आपको 9 मंथ, बिटवीन 16 to 18 मंथ, बिटवीन 9 मंथ एंड लेस देन 15 ईयर, या फिर बिटवीन 6 मंथ to 18 मंथ। तो जो MR वैक्सीन का कैंपेन है, क्या है, MR वैक्सीन का जो कैंपेन है ये किस एज ग्रुप के लिए है, बिटवीन 9 मंथ एंड लेस देन 15 ईयर के लिए। इसके लिए 9 महीने से लेके 15 साल तक की एज ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जो यहाँ पर MR वैक्सीन कैंपेन की एज ग्रुप आपको कभी भी एग्जाम में आती है 9 मंथ टू लेस देन 15 ईयर ऑफ एज ग्रुप, जिसको MR वैक्सीन का एक ही डोज है जो दिया जाता है। स्पेशल कैंपेन है उन लोगों के लिए है जो इम्यूनाइज्ड है या फिर अनइम्यूनाइज्ड, मीजल्स और रूबेला वैक्सीन को लेके उनके लिए एक ही वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें जो एज ग्रुप रखी गई है कितनी है, 9 महीने से लेके 15 महीने से कम एज ग्रुप के। यहाँ पर आपको मेनली याद रखना है 9 मंथ एंड लेस देन 15 ईयर। नेक्स्ट वन, सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट। तो सबमर्ज्ड पोर्शन है जो आइसबर्ग का क्या रिप्रेजेंट करेगा, अनडायग्नोज्ड केस, क्लिनिकल केसेस, डेड केसेस या फिर ट्रीटेड केसेस। तो आपने जो आइसबर्ग फिनोमिना पढ़ा हुआ है उसमें कुछ आइस नीचे डूबी हुई होगी, कुछ ऊपर की तरफ दिखेगी। तो सबमर्ज्ड पोर्शन होता है आइसबर्ग का, ऐसे केस को बताएगा जो अनडायग्नोज्ड केस हैं। कैसे, अनडायग्नोज्ड केस के लिए बताएगा क्या, सबमर्ज्ड पोर्शन। और जो फ्लोटिंग टिप्स है, क्या है, फ्लोटिंग टिप्स है, ऐसे केस बताएगा जो फिजिशियन ने देखे हुए हैं, चेक किए हुए हैं, वो केस बताएगा कौन, फ्लोटिंग टिप।
लेकिन सबमर्ज्ड पोर्शन ऐसे केस बताएगा जो अनडायग्नोज्ड केस है या फिर कैरियर्स है या फिर सब क्लिनिकल केसेस है, मतलब जिसमें सिम्टम ही पता नहीं चल रहे हैं तो कैसे है अनडायग्नोज्ड केस। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय प्रोजेस्टेसाइड पर डे इज। प्रोजेस्टेसाइड हार्मोनल थर्ड जनरेशन की हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। अब इससे पर डे कितना हार्मोन रिलीज होगा? 25 म्यूजी, 45 म्यूजी, 65 म्यूजी या फिर 85 म्यूजी? ये क्वेश्चन आपको कई बार पढ़ाया गया है, कई बार आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया गया है कि प्रोजेस्टेसाइड पर डे कितना हार्मोन रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है पर डे कितना? 65 म्यूजी। ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेसाइड पर डे 65 म्यूजी हार्मोन रिलीज करेगी। थर्ड जनरेशन IUCD है। यहाँ पर जो इसमें क्या होगा 38 mg प्रोजेस्टेरोन होता है। टोटल प्रोजेस्टेरोन यदि पूछा जाता है प्रोजेस्टेसाइड में तो इसमें 38 mg प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहेगा। कितना? 38 mg प्रोजेस्टेरोन रहेगा सिलिकॉन ऑयल रिजर्वर के साथ में। यहाँ पर इसमें 38 mg क्या रहेगा? 38 mg प्रोजेस्टेरोन, लेकिन एक दिन में 65 mg प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मतलब किस तरीके से प्रेगनेंसी को रोकेगी, थिक प्लग ऑफ म्यूकस एट द सर्वाइकल ओस। सर्वाइकल ओस के यहाँ पर ये थिक म्यूकस प्लग को बनाएगी जिसके कारण स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। स्पर्म जब पेनिट्रेट नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। इसका मेन मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? थिक प्लग का फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग RU486। RU486 का क्या लेके सही पॉइंट क्या है? It prevents the fertilization, has affinity for estrogen receptors, single dose of 10 mg prevents pregnancy in 90% cases या फिर cause delayed menstruation। तो जो RU486 है इसका मेन यहाँ पे सही पॉइंट क्या है? तो जो RU486 है इसका मेन यहाँ पे सही जो पॉइंट पूछा गया है वो क्या है? आप लोग भी आंसर मार्क कीजिए कि सही आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा। तो जो RU486 है क्या है? RU486 है फर्स्ट स्टेरॉइडल एंटी प्रोजेस्टेरोन है। क्या है? फर्स्ट स्टेरॉइडल एंटी प्रोजेस्टेरोन है। इसका मेनली यूज़ ह्यूमन प्रेगनेंसी को इंटरप्ट करने के लिए या फिर अबॉर्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एज एन ऑप्शन के आप बात करते हैं तो आंसर आपका डी होगा। इट कैन कॉज डिलेड मेंस्ट्रुएशन। जो मीफेप्रोस्टोन है इसका दूसरा नाम क्या है? मीफेप्रोस्टोन। और R486 मेडिकेशन है, जनरली मीजोप्रोस्टोल के साथ मिक्स करके प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में यूज़ की जाती है। अबॉर्शन के लिए ये यूज़ की जाती है जो कि 97% तक इफेक्टिव है। अब यहाँ पर यदि प्रेगनेंसी इनिशियल टाइम की हो तभी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। कहा है कि 63 डेज ऑफ प्रेगनेंसी हुए हैं तभी आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अबॉर्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये क्या करेगी? फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने का काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। डज नॉट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। इट हैज़ एफिनिटी फॉर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर। इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन ऑन द एंडोमेट्रियम एंड इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन बाय कॉजिंग स्लफिंग एंड शेडिंग ऑफ डेसिडुआ। और जो कि सिंगल डोज 10 mg का प्रिवेंट करेगा प्रेगनेंसी को 99.1 केसेस में। कितना? 99.1 केसेस में। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए थे कि ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगी तो ये बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसके पास प्रोजेस्टेरोन को लेके एफिनिटी है कि ये इसके अगेंस्ट काम, प्रोजेस्टेरोन के अगेंस्ट काम करेगी। सिंगल डोज है जो इसका 10 mg का प्रेगनेंसी को प्रिवेंट नहीं करेगा। फिर यहाँ पर डिलेड मेंस्ट्रुएशन, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डिलेड मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वन इज विच ड्रग इज रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रेस्ट फीडिंग। तो यदि कोई माँ अपने बच्चे को फीड कराती है, नर्सिंग मदर है, तो कौन सी मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी? प्रोप्रेनोल, सेफेलोस्पेरिन, जिडोविडिन या फिर सल्फोनाइल यूरिया। तो जो मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेट होगी ब्रेस्ट फीडिंग में वो कौन सी होगी? तो होगी सल्फोनाइल यूरिया। कौन सी? सल्फोनाइल यूरिया, जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग है और यहाँ पर डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 2 को मैनेज करने में यूज़ की जाएगी। लेकिन ये ब्रेस्ट फीडिंग यदि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस केस में क्या होगी? कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी।
नेक्स्ट वन इज रैमसे स्केल इज यूज फॉर द असेसमेंट। और बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकता है। रैमसे स्केल किसको असेस करने में यूज किया जाता है? सेडेशन को, पेन को, अराउजल को, कि ऑल ऑफ दी अबव को? तो जो रैमसे स्केल है किसको असेस करने में यूज होता है? तो यूज की जाती है सेडेशन के लिए। किसके लिए? सेडेशन के लिए। सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होने वाली स्केल है रैमसे सेडेशन स्केल। इट डिवाइड्स पेशेंट्स लेवल ऑफ सेडेशन इनटू 6 कैटेगरी। इसमें पूरा लेवल ऑफ सेडेशन को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कितनी? 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, फ्रॉम सीवियर एजिटेशन टू डीप कोमा तक। इसमें जो चीज़ें यूज़ की जाएंगी वो किस तरीके से, जो सेडेशन स्कोर होंगे वो कितने होंगे? 6 होंगे। पेशेंट इज एंजियस एंड एजिटेटेड और रेस्टलेस और बोथ, तब एक स्कोर दिया जाएगा। पर्सन क्या है? नींद आ रही है उसको लेकिन नहीं भी आ रही है। दूसरे में कोऑपरेट ओरिएंटेड एंड ट्रैंक्विलाइज्ड, मतलब पर्सन को लग रहा है कि अब वो सो जाएगा, तो इसमें 2 स्कोर दिए जाएंगे। पेशेंट रिस्पॉन्ड्स टू कमांड्स ओनली, जो भी चीज़ें आप कह रहे हैं उन चीज़ों को पेशेंट जब मान बस रहा है तो 3 स्कोर दिया जाएगा। पेशेंट एग्जिबिट ब्रिस्क रिस्पॉन्स टू लाइट, ग्लैबुलर ट्रैप और लाउड ऑडिटरी स्टिमुलस, जब पर्सन कुछ आप शोर शराबा करेंगे तब भी बहुत ही कम तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, तो वो होगा 4 स्कोर आपका। फिर यहाँ पर पर्सन कोई भी आपने बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ किया है, कुछ भी किया, तब पर्सन बहुत ही इवन क्या है, रिस्पॉन्स कम ही देगा, ना कि बराबर देगा। जब पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा मतलब पेशेंट क्या है, कंप्लीटली सेडेस्ट हो चुका है। तो ये रैमसे सेडेशन स्केल। क्लियर? 6 स्कोर यहाँ पे 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा सेडेशन को 6 कैटेगरी में, इसमें एजिटेशन से लेकर डीप कोमा तक, सीवियर एजिटेशन टू डीप कोमा तक। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द अकरेंस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपको एक एग्जाम्पल याद होगा कि आप गेट लॉक करके आए, आप फिर से दोबारा से चेक करने जाएंगे कि आपने गेट लॉक किया है नहीं, तीसरी बार जाएंगे तो क्या OCD है। फिर यहाँ पर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब रहेगा? डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन या फिर सेरोटोनिन। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब रहेगा OCD में वो कौन सा होगा? वो होगा सीरोटोनिन। कौन सा? सीरोटोनिन। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन रूटीनली किसी भी काम को रिपीटेड करेगा, जिसको हम कंपल्सन कहेंगे, और जो काम जो आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, थॉट्स आते हैं, तो वो ऑब्सेशन कहलाएगा। मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपको गेट लॉक करने जाना है, गेट पहले से लॉक है, आपको लगता है कि दोबारा से आप गेट लॉक करने जा रहे हैं, तो आपके मन में थॉट आ रहा है कि गेट अनलॉक है, तो ये क्या हो गया? आपका ऑब्सेशन। जब आपने जाके फिर से गेट लॉक कर दिया तो हो गया आपका क्या? कंपल्सन, मतलब आपने वो काम जाके कर दिया। रूटीनली रिपीटेशन मतलब कंपल्सन, और सर्टेन थॉट्स इन योर माइंड, बार बार आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं तो वो है आपका ऑब्सेशन। यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होने की बात हो रही है वो है सीरोटोनिन। न्यूरोट्रांसमीटर देखिए कितने होते हैं? एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, गाबा, ग्लूटामेट और एंडोर्फिन्स। तो ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। फाइट और फ्लाइट के लिए क्या है? एड्रेनालिन। क्या है? एड्रेनालिन। डोपामाइन है आपके प्लेजर के लिए। मूड न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है सीरोटोनिन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनका यदि बैलेंस होता है आपकी बॉडी में तो क्या होगा? यदि एसिटाइल कोलिन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तब मरीज डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, घट जाएगा तो अल्जाइमर का। इसका यदि डिप्रेशन में पूछें तो हाई होगा क्या? एसिटाइल कोलिन। कम होगा एसिटाइल कोलिन किसमें? अल्जाइमर वाले मरीज में। नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल यदि बढ़ जाए, हाई हो जाए, तब मैनिया, एंजाइटी स्टेट और सिजोफ्रेनिया होगा। कम हो जाए तो डिप्रेशन। अब दो हैं जो फिर आता है सोमेटोस्टेटिन, हंटिंगटन डिसीज कॉज करेगा, बढ़ेगा, और घटता है तो अल्जाइमर्स। फिर आता है डोपामाइन बढ़ता है मैनिया में, सिजोफ्रेनिया में, कम होता है पार्किंसंस, अल्जाइमर्स में, डिप्रेशन में। सीरोटोनिन डिप्रेशन में इसका लेवल घटेगा, इसीलिए जो मेडिसिन दी जाती हैं
वो किसके लिए दी जाती हैं? सीरोटोनिन के लेवल को हाई करने के लिए। मैनिया में इसके अपोजिट होगा। मैनिया में सीरोटोनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए दिए जाते हैं मेडिसिन। एंजाइटी में क्या होगा? बढ़ेगा। तो बेसिक न्यूरोट्रांसमीटर है, उनका यदि डिस्टर्बेंस होता है तो आपकी बॉडी किस तरीके से असर दिखाएगी, वो यहाँ पे डिसीज कंडीशन हो गई। नेक्स्ट वन इज द इन्फेक्शन विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन्स। तो ऐसा इन्फेक्शन जो एनिमल्स से ह्यूमन में होता है वो क्या कहलाएगा? पर्ट्यूसिस, प्लेग, मलेरिया या फिर पोलियो। तो जो इन्फेक्शन एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग में हो रहा है कहलाता क्या है? जूनोटिक। क्या कहलाएगा? जूनोटिक। और यहाँ पर जूनोटिक क्या है? प्लेग, जो कि इन्फेक्टेड रेड फ्ली के बाइट करने से होगी। अब वो इन्फेक्टेड रेड फ्ली आएंगी कहाँ से? किसी भी रोडेंट्स के ऊपर बैठ के। तो यहाँ पर जो जूनोटिक मतलब एनिमल टू ह्यूमन में होने वाली प्रॉब्लम, और वो यहाँ पर क्या है? प्लेग। क्या है? प्लेग। प्लेग एर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से फैलती है। और जनरली जो इन्फेक्टेड रैट है या फिर माउस है, तो उनके जो ये कहेंगे हम यूरिन है, फीकल मटेरियल, उस पर बैठ के जब ये आएंगी, जो भी फ्ली हैं स्पेशली फ्ली, जब वो ह्यूमन बीइंग को बाइट करेंगी तो जो एर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करेगा और आपको डिसीज कॉज करेगा। नेक्स्ट वन इज मलेरिया इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय। तो मलेरिया का इन्फेक्शन किसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन थ्रू प्लेसेंटल डिफेक्ट। तो बिल्कुल होगा। वर्टिकल का मतलब है माँ से बच्चे में। बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिस मॉस्क्यूटो थे, तो मेन कॉज है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। मलेरिया इन्फेक्शन इन सभी के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज हुकवॉर्म पेनिट्रेट इनटू द बॉडी बाय पेनिट्रेटिंग द स्किन ऑफ। तो जो हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन है, हुकवॉर्म आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करके अंदर जाते हैं, लेकिन ये बॉडी के किस पार्ट से अंदर जाएंगे? फुट से, हेड से, हैंड से कि ईयर से? तो हुकवॉर्म आपकी बॉडी में जब आप बेयर लेग होंगे, मतलब बिना चप्पल जूते के जाते हैं, तब आपके पैरों के थ्रू, फूट के थ्रू आपकी बॉडी में एंट्री करेंगे। इंटेस्टाइनल हुकवॉर्म, जिसको फ्लीरीफॉर्म लार्वा पेनिट्रेट क्या करेंगे? आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करके आपकी बॉडी में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर जिसको आप पटार भी कह सकते हैं यदि नॉर्मल वे में आप बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्या है? इंटेस्टाइनल हुकवॉर्म आपकी बॉडी में बेयर फूट्स के थ्रू क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। फिर वहीं पर ये बड़े होंगे, पनपेंगे और 1 से 4 को बनाने का काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज सर्जरी डन फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में कौन सी सर्जरी की जाएगी? थाइमेक्टोमी, पैलिडोटोमी, सिम्पैथेक्टोमी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। माइस्थेनिया ग्रेविस का सिम्टम होता है प्टोसिस, ड्रूलिंग ऑफ आईलिड्स। तो यहाँ पर जो प्टोसिस है और माइस्थेनिया ग्रेविस की यदि सिचुएशन होती है तो जो सर्जरी के थ्रू क्या किया जाएगा? थाइमेक्टोमी सर्जरी यहाँ पे की जाती है। थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में क्या होगा? मसल वीकनेस होगी, वॉलेंट्री कंट्रोल होगा। वॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब आपका कंट्रोल नहीं होगा, आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा हिलेंगे डुलेंगे। और इसमें मेनली कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? तो वो होता है थाइमस ग्लैंड, और इसमें पूरी थाइमस ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया जाएगा, जो प्रोसीजर कहलाएगा थाइमेक्टोमी। नेक्स्ट वन इज डिक्रीज ग्लूकोज इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सजेस्टिव ऑफ। यदि CSF जो ग्लूकोज का लेवल है CSF में कम हो जाए तो ये क्या बताएगा कि एंसेफेलाइटिस हुई है, वायरल मेनिंजाइटिस है, ब्रेन एब्सेस है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। कौन सी बीमारी हुई है? यदि ग्लूकोज का लेवल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कम हो जाता है तो तब ये बताएगा कि पर्सन को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुई है। हाइपोग्लाइकोरेसिया या फिर लो ग्लूकोज लेवल इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि जनरली जब बैक्टीरियल, फंगल और ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस होता है तभी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल कम होगा। बेस्ड ऑन ऑप्शन के हम बात करते हैं तो जब भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती है तभी CSF में ग्लूकोज का लेवल कम होगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या होगा? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस।
नेक्स्ट वन इज कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग फेनिटोइनिस। तो फेनिटोइन किसके लिए यूज़ की जाती है जनरली? एपिलेप्टिक पर्सन के लिए। फेनिटोइन का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है? ब्लीडिंग गम, जिंजिवल हाइपरप्लासिया, गुस्गोनॉइड अपीयरेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो साइड इफेक्ट कॉमन पूछा है फेनिटोइन का, वो होगा जिंजिवल हाइपरप्लासिया। क्या है? ओवर ग्रोथ ऑफ गम्स टिश्यू